मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे 1000 जूल एनर्जी बन रही है, 10% रूल क्या बोलता था, इसका 10% ऊपर जाएगा। 10% कितना, 100 जूल। फिर इसका 10% कितना, 10 जूल। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का वो हिस्सा है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। आप फिर प्लांट्स को कौन खाते हैं, कंज्यूमर्स, जैसे हम जैसे लोग खाते हैं, जैसे ह्यूमंस खाते हैं। फिर ह्यूमन मर जाता है तो उसके ऊपर कौन फीड करता है, दैट इज डिकम्पोजर्स। बात समझ आई कि नहीं है? तो एक एनर्जी का फ्लो है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिल होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ। कंज्यूमर्स का नाम है डेट्राइटस। क्या डेट्राइटस में सिर्फ लीव आते हैं? नो, लीव भी आता है, फ्लावर्स भी आ सकते हैं, फूल भी आ सकते हैं। जब ये पत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है तुम्हारा? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर आज तो लग रहा है आपने बॉटनी कंप्लीट कर देनी है, और मां कसम मैं बॉटनी कंप्लीट करने वाला हूं। ये इकोलॉजी की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो पॉपुलेशन के बारे में डाल चुका हूं, और बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और आप सबको टॉप पे ले गया हूं, और मेरी जान में हमेशा आपके लिए हाजिर हूं। अगर कोई भी छोटे से छोटा डाउट आता है प्लीज मुझे बताना। जैसे बच्चे बोल रहे थे सर इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर हमें समझ नहीं आ रहा। मां कसम इस वीडियो में मैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बता दूंगा और पीसीआर भी बता दूंगा, इधर भी बता दूंगा, और इस वीडियो को एडिट करके इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर अलग से वीडियो भी डाल दूंगा। बट आप प्लीज जब भी आपको कोई डाउट हो आपने पूछना है, डरना थोड़ी है। मैं थोड़ी आपके घर चप्पल लेके आ जाऊंगा या सोटा लेके आ जाऊंगा कि तुमने मेरे से डाउट क्यों नहीं पूछा। डाउट पूछना है। अच्छा बच्चा वही होता है जो पढ़ रहा होता है और उसको डाउट्स आते हैं। जो बच्चा पढ़ता है उसी को डाउट्स आते हैं, जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसको कोई भी डाउट नहीं आता। तो नेक्स्ट वीडियो है, दैट इज वीडियो नंबर सेकंड, इकोलॉजी की वीडियो नंबर सेकंड, दैट इज इकोसिस्टम। पेपर यहीं से आएगा। दिल से पढ़ाऊंगा, दिल से, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और वीडियो बाय वजाहिद सर। टॉपिक शुरू करते हैं। पहली टर्म इसमें आती है इकोलॉजी। मतलब आपने यूनिट का नाम लिखा था इकोलॉजी, बट आपने इकोलॉजी समझाया नहीं अभी तक। इकोलॉजी मतलब क्या हो गया? द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। इन्वायरमेंट की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। इन्वायरमेंट क्या हुआ? मतलब इन्वायरमेंट की स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। बट सर इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है जैसे मैं ये हूं, मेरी सराउंडिंग की चीजें मेरा क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट। अगर मैं लड़कियों में बैठा हूं तो मेरा सराउंडिंग क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट सराउंडेड बाय गर्ल्स। ओके। और अगर नाजिया लड़कों में बैठी है तो इन्वायरमेंट सराउंडिंग बाय बॉयज। ओके, डन सर। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट? मतलब इकोलॉजी स्टडी है किसकी? इन्वायरमेंट की। बट आप इन्वायरमेंट के बारे में बताओ, इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग अराउंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज उसको सराउंड कर रही है, वो उसका अराउंड, वो उसका क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। जैसे मैं जंगल में चला गया तो मेरा इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है, और अगर मैं डुबकी लगा के समुद्र में चला गया तो वो जो एक्वेटिक लाइफ होगी मेरे इर्द गिर्द वो मेरा इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझ। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? सर आपने चैप्टर का नाम अभी नहीं समझाया। इकोसिस्टम क्या होता है? देख, ये हमारा नेचर है। ये हमारा क्या है? नेचर है। ये हमारा सारा इर्द गिर्द हमारा क्या है? नेचर है। ठीक है, जिसमें आ जाता है एटमॉस्फेयर आ गया, सॉइल वाला लिथोस्फेयर आ गया, पानी वाला हाइड्रोस्फेयर आ गया। बात समझ गए ना? ये नेचर है हमारे इर्द गिर्द। अब इकोसिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इकोसिस्टम द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब ये एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट। मतलब देख इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है मेरी जान? मेरे
इन्वायरमेंट का हिस्सा है, मतलब ये मैं हूं और ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ये आ गया बशीर साहब, ठीक है, बशीर लिविंग है नॉन लिविंग? बशीरा आ गया जी लिविंग, और ये नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब एयर के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। एयर से क्या ले रहा है, एयर से ये ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और बाहर क्या छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इन्वायरमेंट का वो हिस्सा या हमारे इर्द गिर्द का वो हिस्सा जहां पे जानदार बेजान के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का वो हिस्सा है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में घुलते मिलते हैं। देख, ऑक्सीजन नॉन लिविंग है, किधर चलेगी, लिविंग में चलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन लिविंग थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बाहर आ गई। बात समझ आई कि नहीं? और ये फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का। इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शनल यूनिट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इर्द गिर्द मैंने देखा भाई साहब, बशीरा खड़ा था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा था, ऑक्सीजन अंदर ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा था, ऑक्सीजन अंदर ले रहा था। तो ये पूरा एक यूनिट बना, ये पूरा एक क्या बना, यूनिट बना। किसका यूनिट बना, यूनिट ऑफ नेचर। और ऐसा और भी बहुत जगह होता होगा जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते होंगे। जैसे प्लांट है ना, प्लांट में ये आ गया मेरे पास प्लांट लीफ, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, स्टोमेटा। तो ये बाहर क्या दे रहा होगा, ऑक्सीजन, और बाहर से ये क्या ले रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, लिविंग और नॉन लिविंग आपस में क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। और जहां पे ये इंटरेक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। सर हमारे इर्द गिर्द तो फिर बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे। यस, आपने अच्छे से पकड़ा कि भाई साहब हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा इकोसिस्टम है। बात समझ आई कि नहीं है? इकोसिस्टम टर्म किसने दी है, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टांसले। कहानी खत्म, चलो आगे। इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोसिस्टम हो गया। अब है इकोसिस्टम क्या, मतलब देख, इकोसिस्टम छोटा सा भी हो सकता है, इज एज स्मॉल एज ड्रॉप ऑफ वाटर। कि इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है। बहुत छोटा मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप ऑफ वाटर हो सकता है। मतलब ड्रॉप ऑफ वाटर है जिसमें कुछ बैक्टीरिया होगा, पानी के साथ क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा। मतलब ये पानी को अपने अंदर ले रहा होगा, पानी को बाहर छोड़ रहा होगा। यहां पे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम इज एज बिग एज ओशन। समझ आया कि नहीं आया? मतलब समुंदर है, उस समुंदर में मछलियां हैं, पानी के साथ क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, पानी को बाहर छोड़ रही हैं और पानी को अंदर ले रही हैं। तो वो बड़ा, एज बिग एज ओशन, एज स्मॉल एज ड्रॉप ऑफ वाटर। और मैं अच्छे से बात करूं तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है ये दो टाइप्स का है, 2 टाइप्स हैं इसमें। एक टाइप है कि ये नेचर बना के रखा है, मतलब नेचर ने उसको खुद बनाया है। नेचर मतलब मेरे लिए अल्लाह ताला ने खुद बनाया है। जैसे जंगल हो गया, पाउंड हो गया, ये ऐसे इकोसिस्टम हैं जो नेचर खुद डिजाइन करता है। और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो इंसान बनाता है, मेड बाय ह्यूमन, या अच्छे से बोलूं मेड बाय मैन। जैसे इंसान एक्वेरियम बना रहा है, मेरे घर में एक्वेरियम है, हम अमीर लोग हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें पानी रखा है और उस पानी में मछलियां डाल के रखी हैं। तो ये मछली लिविंग है और पानी नॉन लिविंग है, आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। बट इंसान ने बनाया इसलिए ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अगर आप इकोसिस्टम को अच्छे से देखो, तो इकोसिस्टम में एक हिस्सा बायोटिक है और एक हिस्सा एबायोटिक है। बायोटिक वाला लिविंग वाला हिस्सा है और एबायोटिक वाला नॉन लिविंग वाला हिस्सा है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इकोसिस्टम को अच्छे से देखो तो इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं। तो ये टॉपिक क्या हुआ, दैट इज कंपोनेंट ऑफ
इकोसिस्टम, मैंने क्या बोला? अगर आप इकोसिस्टम को देखो तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है। जो लिविंग वाला है उसको बोलते हैं बायोटिक, और जो ए बायोटिक है वो क्या? नॉन लिविंग। लिविंग में तीन हिस्से आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकंपोजर। प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिल होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफ। कंज्यूमर्स फीड ऑन प्लांट और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम भी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बट बायोटिक वाला हिस्सा, बायोटिक में भी कंज्यूमर वाला हिस्सा। फिर डिकंपोजर फंजाई हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो फीड ऑन डेड होगा, तो ये कैसे होंगे? सेप्रोट्रॉफिक होंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ आ गई। फिर है ए बायोटिक। ए बायोटिक में क्या आ जाएगा? जैसे आप इकोसिस्टम में क्या देखते हो? लाइट देखते हो। लाइट कौन देता है? सनलाइट, सन देता है। वाटर H2O आप देखते हो ये कहां पे है? रिवर में है, बारिश की वजह से आता है। सॉइल जिसको आप क्या बोलते हो? मिट्टी, और जहां जहां सॉइल है उस सारे स्फीयर को क्या बोलते हो? लिथोस्फीयर। आप देखो स्नेक, वॉर्म, इंसेक्ट, ये कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी पे ही डिपेंड करते हैं। पूरी प्लांट प्रजाति सॉइल पे डिपेंड करती है, वो अपना पानी और न्यूट्रिएंट्स सिर्फ और सिर्फ सॉइल से ही हासिल करते हैं। फिर ह्यूमिडिटी, जो एनवायरनमेंट में नमी होती है, वो भी कहीं ना कहीं नॉन लिविंग कंपोनेंट है किसका? इकोसिस्टम का। अब इकोसिस्टम का फंक्शन क्या हो गया? इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब नेचर में जितना भी फूड बनता है, जितना भी फूड बनता है वो कौन बनाते हैं? प्लांट्स। कौन बनाता है? प्लांट्स। जितना भी फूड बनता है, फूड का दूसरा नाम है बायोमास, और बायोमास का दूसरा नाम है एनर्जी। जितना भी फूड बनता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है? दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ पैदा होना। क्या पैदा होना? फूड पैदा होना। फूड का दूसरा नाम है बायोमास। बायोमास में क्या होती है? एनर्जी होती है। फूड, बायोमास, एनर्जी सेम ही चीज है, ठीक है। ये कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स। और प्लांट्स क्या है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है कि जो चीज डेड हो जाती है जमीन पे, जैसे मैं मर जाऊंगा तो मैं इन्वायरमेंट में एक वेस्ट हो जाऊंगा, तो उसको डिकंपोजिशन करने का भी काम किसका है? दैट इज इकोसिस्टम का। फिर एक एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, मतलब प्लांट से एनर्जी कंज्यूमर तक जानी चाहिए, प्लांट से एनर्जी ह्यूमन तक जानी चाहिए, ह्यूमन से डिकंपोजर तक जानी चाहिए। जैसे मतलब घास के पास एनर्जी बनी, फिर ग्रास होपर के पास एनर्जी जाएगी, क्योंकि ग्रास होपर घास को खाएगा। फिर ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। और ईगल को कौन खाएगा? दैट इज जो जब मर जाएगा तो डिकंपोजर बैक्टीरिया उसको खाएगा। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो भी होती है, और ये किस में चलती है? दैट इज इकोसिस्टम में चलती है। फिर है न्यूट्रिएंट साइकिल। अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है। न्यूट्रिएंट साइकिल आप पढ़ते होते थे कि किस तरह से ऑक्सीजन साइकिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, कि भाई साहब हमारे इन्वायरमेंट में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं वो सर्कुलेट करते हैं। मैं एक साइकिल आपको एट द एंड करवा दूंगा। ये जो चैप्टर है इसमें अभी सिर्फ ये वाले 4 टॉपिक बचे हैं। तो पहले प्रोडक्टिविटी पे आते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? द टोटल बायोमास। बायोमास का मतलब हो गया फूड। फूड में ही क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब टोटल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं कहीं ना कहीं, तभी मैं बड़ा पढ़ा रहा हूं, बट बिल्कुल बेसिक चलते। मैं बोल रहा हूं अगर आप प्रोडक्टिविटी पे नजर मारो, प्रोडक्टिविटी पे अगर आप नजर मारो तो इसके 2 कंपोनेंट है, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में देख। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? वो बायोमास या वो फूड एनर्जी जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते। हमें यह पता है कि जो सूरज की रोशनी है, ये सन से एनर्जी सिर्फ प्लांट्स ही ट्रैप कर सकते हैं, और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दैट इज बायोमास में। और वो टोटल कितना बायोमास बना रहा है? कौन? प्लांट्स कितना बना रहे हैं? दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 तरह की है, एक है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिव दैट इज ग्रास पीपी, और एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव दैट इज नेट पीपी। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिव क्या होगी? नेट कितना? नेट बायोमास
प्रोड्यूस बाय अ प्लांट विदाउट रिस्पायरेशन। मतलब हुआ क्या है, आराम से सुन, मैं इधर बैठ जाता हूं। ये सूरज की रोशनी है, प्लांट्स ने इस सूरज की रोशनी को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया और बायोमास बनाया। क्या बनाया, बायोमास बनाया। मैं क्या बोल रहा हूं, इसने 100 यूनिट बायोमास बनाया जिसमें एनर्जी होगी। इसने नेट कितना ग्रास में कितना बनाया, ग्रास में कितना बनाया ना, मतलब ग्रास में बनाने का ये मतलब हो गया इसने अभी तक खुद यूज नहीं किया है उस बायोमास को। बात समझ कि नहीं, इसने ग्रास में कितना बनाया, ग्रास में मतलब इसने कितनी एनर्जी पकड़ी, ट्रैप की, और बायोमास ग्रास में कितना बनाया। ग्रास कहने का मतलब इसने खुद यूज नहीं किया। जब ये खुद यूज कर लेगा, मतलब प्लांट खुद यूज कर लेगा, मैं बोल रहा हूं कितना खुद यूज कर लेगा, इसने 10 यूनिट खुद यूज किया, किसमें, रिस्पायरेशन में। तो मैं बोल रहा हूं 10 यूनिट इसने खुद यूज किया, किसमें, रिस्पायरेशन में। तो अब ग्रास से कम हो जाने वाली है और जो बचेगी उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बची कितनी, 10, 100 बनी थी टोटल, 10 यूज होगी तो बनी कितनी, बची कितनी, 90 यूनिट। नेट बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट्स आफ्टर रिस्पायरेशन। आफ्टर मतलब जब उसने यूज कर लिया तब कितना बचा। सेकेंडरी बायोमास प्रोड्यूस बाय द कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, बायोमास प्रोड्यूस बाय द कंज्यूमर। आपको पता है सन से प्लांट्स बनाते हैं बायोमास, और प्लांट्स को खाके, प्लांट्स को कौन खाते हैं, हम जैसे कंज्यूमर खाते हैं, और फिर वो बायोमास बनाते हैं। बात समझ आई कि नहीं, कंज्यूमर मतलब अभी ह्यूमंस, वो कितना बायोमास बना रहे हैं या एनर्जी बना रहे हैं बाय ईटिंग द प्लांट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्लांट्स के रिलेटेड है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के रिलेटेड है। प्राइमरी 2 तरह की है, एक है ग्रॉस और दूसरी है नेट। नेट रिस्पायरेशन के बाद, प्लांट्स के बाद कितनी बचेगी, ठीक। उसके बाद है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है, आराम से सुनना, दूसरा फंक्शन है, एक प्रोडक्टिविटी था ना, दूसरा क्या है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या है, the process in which complex organic matter are breaks down into a simple inorganic form, that is carbon dioxide, water and nutrients. nutrients में कैसे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, बड़े बड़े ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल टूटेंगे और छोटे छोटे इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल देंगे। जो स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन है वो कैसे है, मैं अभी डायग्राम से, पूरे मैप से आपको डिकम्पोजिशन समझाने वाला हूं। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग, तीसरा है कैटाबोलिज्म, चौथा है ह्यूमिफिकेशन, और पांचवा क्या है, दैट इज मिनरलाइजेशन। अब बिल्कुल डायग्राम से अच्छे से समझेंगे कि डीकंपोजिशन क्या होता है। दिस इज अ मैप ऑफ डीकंपोजिशन, जो इकोसिस्टम का सेकंड फंक्शन है। आराम से सुनना, ये पेड़, ये एक प्लांट है, हमारे इधर सेब ज्यादा होते हैं तो एप्पल प्लांट है। इसका पत्ता जमीन पे गिरेगा, जमीन पे गिरा, मैं बोल रहा हूं ये जमीन पे गिरा तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े बड़े हैं। इसका नाम है डेट्राइटस। क्या डेट्राइटस में सिर्फ लीव आते हैं? नो, लीव भी आता है, फ्लावर्स भी आ सकते हैं, फ्रूट भी आ सकते हैं। जब ये पत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड कौन करेगा? अर्थवर्म इसका कुचुम्बर बनाएगी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो प्रोसेस को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो डिकम्पोजिशन में पहले होती है फ्रेगमेंटेशन। फिर क्या होता है, फिर भाई साहब इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पानी की वजह से जमीन की नीचे वाली सतह में दस जाते हैं। मतलब जैसे कुछ फ्रेगमेंट टूटे, मतलब ये लीफ था, इससे फ्रेगमेंट बने, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी बने होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स बने होंगे वो जमीन के नीचे वाली सतह में यहीं से चले जाएंगे। इसको बोलेंगे लीचिंग, बिल्कुल जमीन के नीचे सतह पे चलेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनको मैंने उठाया और ये रखा, और बैक्टीरिया ने इनके ऊपर एक्ट किया और मिनरल एंजाइम सेक्रेट किया, तो ये बड़े बड़े जो फ्रेगमेंट्स थे ये टूट गए सिंपल मोर सॉल्युबल सब्सटेंस में। सिंपल मोर सॉल्युबल सब्सटेंस को उठाया और मैंने यहां पे रखा, ये यहां पे रखा। जब मैंने ये यहां पे रखा, सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल जब ये कन्वर्ट हुए ह्यूमस में,
किसमें कन्वर्ट हुए? ह्यूमस में कन्वर्ट हुए, अभी मिनरल्स में नहीं, अभी ये मिनरलाइजेशन बाद में समझाऊंगा। अभी ये किसमें कन्वर्ट हुए? ह्यूमस में कन्वर्ट हुए। जब ये ह्यूमस में कन्वर्ट हुए, ह्यूमस का मतलब होता है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो सबसे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सॉइल में मिल गए, और सॉइल क्या होगी? फर्टाइल। कुछ सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं मिनरल्स में। कैसे मिनरल? जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। प्रोसेस को बोलते हैं, पांचवें प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। और ये मिनरल्स भी कहां ही होते हैं? सॉइल में। और सॉइल में ये जब ह्यूमस और मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं तो हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है, और कोई दूसरा प्लांट फिर दोबारा अपने रूट की मदद से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको बोलते हैं दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन बिल्कुल शॉर्ट है। डीकंपोजिशन में क्या होता है? जब बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जब मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी कब्र में होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगी। अभी मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में जो तोड़ेगी, जिसकी वजह से मैं जमीन में अच्छे से घुल मिल जाऊंगा। ओके, अब है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। हम सब जानते हैं कि एनर्जी इज फ्लो फ्रॉम सन टू प्लांट्स, प्लांट्स टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू डिकम्पोजर। मतलब ऐसा पक्का होगा कि एनर्जी का एक फ्लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज की एनर्जी ट्रैप करता है प्लांट, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हुआ? सन हुआ ना। और ये किसकी प्रोसेस की मदद से करता है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। फिर प्लांट्स को कौन खाते हैं? कंज्यूमर्स, जैसे हम जैसे लोग खाते हैं, जैसे ह्यूमंस खाते हैं। फिर ह्यूमन मर जाता है तो उसके ऊपर कौन फीड करता है? दैट इज डीकंपोजर्स। बात समझ आई कि नहीं है? तो एक एनर्जी का फ्लो है, कहां से? सूरज से प्लांट की तरफ, प्लांट से कंज्यूमर की तरफ, कंज्यूमर से डिकंपोजर की तरफ। तो ये जो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम है, ये तीसरा फंक्शन है इकोसिस्टम में। क्या? कि इकोसिस्टम इस एनर्जी फ्लो को भी मेंटेन करता है। अब देख, इस एनर्जी फ्लो को हम अच्छे से समझते हैं फूड चेन से। फूड चेन क्या होता है? द सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल फीडिंग वन अनदर। मतलब ग्रास होपर इसको खाएगा, फ्रॉग इसको खाएगा, स्नेक इसको खाएगा, और ईगल इसको खाएगा। और ये क्या बताता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू कंज्यूमर। मतलब किस तरह से प्लांट से एनर्जी, ये प्लांट है, फिर ये पहला कंज्यूमर आया तो प्राइमरी कंज्यूमर, ये दूसरा कंज्यूमर आया तो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और ये क्या आ गया? क्वाटनरी कंज्यूमर। और फिर अगर ये मर जाएगा तो इसके ऊपर जो फीड करेगा वो डिकम्पोजर होगा, और इसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। तो फूड चेन क्या बताता? फूड चेन एक लिंक्ड है, एक चेन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो हमें यह बताता है कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है प्लांट से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर की तरफ। दिस इज नोन एज फूड चेन। अब फूड वेब, मैं बोल रहा हूं नेचर में फूड चेन नहीं होती। बहुत सारी फूड चेन्स जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं और बनाती हैं फूड वेब। जैसे मैं बोल रहा हूं ये प्लांट है, क्या प्लांट्स को सिर्फ माउस ही खाता है? ना, प्लांट्स को ग्रास होपर भी खाता है और डियर भी खाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? क्या माउस को सिर्फ ईगल खाता है? ना, क्या उसको स्नेक भी खा सकता है। मैं बोल रहा हूं क्या ईगल फ्रॉग खाता है? ना, क्या ईगल सिर्फ स्नेक खाता है? ना। मतलब बहुत सारी फूड चेन जब इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो हमारे पास बनता है फूड वेब। इंटरकनेक्टेड ऑफ मैनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। देखो एक सिंपल सी फूड चेन देखना, ग्रास होपर, फ्रॉग एंड ईगल। अब दूसरी फूड चेन देखना, ग्रास इसके साथ भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड, ग्रास, माउस, ईगल, ये दूसरी फूड चेन। अब द ग्रास, माउस एंड स्नेक, ये तीसरी फूड चेन, और ये आपस में कनेक्टेड है। यहां से देख, माउस इस फूड चेन में भी है, इस फूड चेन में भी है, और जो ग्रास है वो इस फूड चेन में भी है, इस फूड चेन में भी है, और इस फूड चेन में भी है। अब इधर देखना, ट्रीज, डियर, स्नेक, ईगल,
दोबारा ईगल आ गया। देख, ईगल हर एक फूड चेन में है, प्लांट्स हर एक फूड चेन में, मतलब फूड चेन आपस में नेचर में कनेक्टेड होती है। और ये क्या बताती है? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब अगर एक ना हो ताकि हम दूसरा खा सकें। देख इधर सुनना, देख ये ईगल है, अगर ईगल को फ्रॉग खत्म हो गए तो वो क्या खाएगा? माउस। माउस खत्म हो गए तो वो क्या खाएगा? स्नेक। मतलब इस ईगल के पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड है। जैसे हमारे केस में भी तो ऐसा होता है, देख हमारे केस में भी ऐसा होता है। देख ह्यूमंस, देख ह्यूमन के पास भी अल्टरनेट सोर्स है ना, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड है। अगर उसको प्लांट डायरेक्ट्स मिलेंगे तो वो डायरेक्ट प्लांट खा लेंगे, अगर कहीं से प्लांट्स नहीं मिलेंगे तो वो क्या खा लेगा? मीट की तरफ आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं है? तो फूड वेब आपको यही समझाता है कि भाई साहब नेचर में बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है और एक ऑर्गेनिज्म एक तरह का खाना नहीं खाता। मतलब जैसे मैं बोलूं कि भाई साहब ये जो स्नेक है ये सिर्फ फ्रॉग खाता है ना, वो डायरेक्ट ग्रास होपर भी खा सकता है। होप आपको फूड वेब वाला टॉपिक समझ आया होगा। अब है ट्रॉफिकल लेवल। ट्रॉफिकल लेवल क्या होगा? एक लेवल, देख द ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिकल लेवल। मतलब देख एक फूड चेन लेते हैं, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक एंड फिर बैक्टीरिया आ गया जिसको आप डिकम्पोजर बोलते हो। ये एक फूड चेन है और इसमें जो भी लेवल है, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल और ये लेवल, ये सारा क्या है? दैट इज एनर्जी ट्रॉफिकल लेवल है, या मैं बोल रहा हूं एनर्जी लेवल है। बात समझे कि नहीं है? ये फर्स्ट ट्रॉफिकल लेवल, सेकंड ट्रॉफिकल लेवल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट ट्रॉफिकल क्या है? दैट इज प्रोड्यूसर है, ये खाना बनाता है। सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि ये प्लांट्स को कंज्यूम करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि ये ग्रास होपर को कंज्यूम कर रहा है। टर्शरी कंज्यूमर क्योंकि ये फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है। और फिफ्थ ट्रॉफिकल लेवल पे कौन है? डिकम्पोजर, जिनमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं जो डेड पे क्या करते हैं? फीड करते हैं। इसके बाद है 10% लॉ। अभी एनर्जी की बात हो रही है। 10% लॉ क्या क्या बोलता है? बोलता है ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिकल लेवल टू अनदर ट्रॉफिकल लेवल। मतलब ये बोल रहा है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होती है? ट्रांसफर होती है। कितने प्रतिशत? 10%। मतलब अगर इसके पास 1000 जूल एनर्जी है तो इसका 10% ही इधर जाएगा। 10,000 सॉरी, तो 10,000 का 10% तो कितना हो गया? 10,000। जिसको मैथ नहीं आता तो वो देख लो। 10% को 10/100 लिखेंगे, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, तो इधर एनर्जी कितनी जाएगी? 1000 जूल। ये 10,000 था तो इधर कितनी जाएगी? 1000 जूल। मतलब यहां से यहां पे एनर्जी 1000 ही जाएगी। इसके पास 10,000 से ट्रांसफर सिर्फ 10%। फिर इसका कितना? 10%। तो यहां पे 1000 है तो इसमें कितना आ जाएगा? 100 जूल। फिर इसका 10% कितना ट्रांसफर होगा? दैट इज 10 जूल। मतलब एक ट्रॉफिकल लेवल से दूसरे ट्रॉफिकल लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। दिस इज नोन एज 10% लॉ। अच्छा, इसके बाद है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को हम एल्टोनिक पैरामीटर्स भी बोलते हैं क्योंकि दिए किसने थे? एल्टॉन ने दिए थे। ठीक है, अब पैरामीटर्स आप देख लो तो इकोलॉजी में पैरामीटर्स का मतलब ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास। मतलब बायोमास का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब प्रोड्यूसर के पास कितना बायोमास है, कंज्यूमर के पास कितना है और डिकम्पोजर के पास कितना है। बात समझे कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एनर्जी प्रोड्यूसर के पास कितनी है, कंज्यूमर के पास कितनी है, डिकम्पोजर के पास कितनी है। नंबर, प्रोड्यूसर का नंबर कितना है, कंज्यूमर का कितना है, डिकम्पोजर का कितना है। ऑफ ईच ट्रॉफिकल लेवल, ऑफ ईच ट्रॉफिकल लेवल, हर ट्रॉफिकल लेवल का, चाहे वो प्रोड्यूसर का हो, कंज्यूमर का हो, डिकम्पोजर का हो, इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इकोलॉजिकल पैरामीटर में जो बेस होता है उसमें प्रोड्यूसर लेते हैं, मिड में कंज्यूमर्स लेते हैं और एंड में डिकम्पोजर्स लेते हैं। 3 टाइप्स होते हैं किसके? 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। जैसे पहला इकोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ नंबर। देखो पैरामीटर ऑफ नंबर में क्या होगा? प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं,
प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है तो ये इसका बेस क्या हो गया, थोड़ा चौड़ा हो गया, ठीक है ना। प्रोड्यूसर ज्यादा है तो मैं बोल रहा हूं ये 1000 है, ये 800 है। कंज्यूमर में भी कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर में भी कौन से, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। फिर क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर थोड़े कम है, 500 हैं, और ये कितने, टर्शरी कंज्यूमर क्या है, 100 हैं। इसके ऊपर रख लो डिकम्पोजर्स कितने हैं, मैं बोल रहा हूं 10 हैं डिकम्पोजर। तो ये एक पिरामिड सा बना, ऐसे पिरामिड सा बना। और ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इस ग्राफ में, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। इसी तरह से क्या है, बायोमास का पिरामिड। बायोमास मतलब कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फूड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अल्टीमेटली वो एनर्जी ही हुई। देख प्रोड्यूसर्स ज्यादा फूड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं यहां पे 1000 प्रोड्यूस हो रही है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो इसको कंज्यूम करेंगे और खुद भी बायोमास प्रोड्यूस करेंगे, मैं बोल रहा हूं ये 800 है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर 500, फिर टर्शरी कंज्यूमर कितना, दैट इज 400। फिर आगे कौन से, एंड में क्वार्टनरी कंज्यूमर दैट इज 300। फिर इसको डिकम्पोजर करेगा तो मैं बोल रहा हूं सिर्फ 100, सिर्फ कितना, 100। तो अगर आप बायोमास को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो कि कितना बायोमास, कौन कौन सा मतलब अगर आप बायोमास को रिप्रेजेंट करते हो ग्राफिकली के प्रोड्यूसर कितना का बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर कितना कर रहे हैं और डिकम्पोजर कितना कर रहे हैं, वो जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे बायोमास पिरामिड, ठीक है। इसके बाद है एनर्जी पिरामिड, तीसरा है एनर्जी पिरामिड। इसमें आप एनर्जी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे और ये बताओगे कि प्रोड्यूसर कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर कितना, सेकेंडरी कितना, टर्शरी कितना, क्वार्टनरी कंज्यूमर कितना, ठीक है। और एट द एंड क्या होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं अगर यहां पे 1000 जूल एनर्जी बन रही है, 10% रूल क्या बोलता था, इसका 10% ऊपर जाएगा, 10% कितना, 100 जूल। फिर इसका 10% कितना, 10 जूल। इसका 10% कितना, 1। और डिकम्पोजर्स के पास कितना जाएगा, दैट इज 0.1, ठीक है। दिस आर ऑल द इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो आपके सिलेबस में थे, मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से मजा आया, ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और पढ़ने में मजा आया होगा। मैंने बिल्कुल बेस से लेकर टॉप तक आपको पहुंचाया। बात समझ है कि नहीं है, नोट्स में टेलीग्राम में डालूंगा। और बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। नोट्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, डन। और क्या बोलना है, बाकी जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पढ़ते रहिएगा।